हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं मेरे भाई? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते ना अपना, किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा आपने। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मोहित सर गुरुकुल पर। और कैसे हैं मेरे भाई? आप एक बार कमेंट करिए और बताइए, और इस सेशन को जल्दी से सभी लोग शेयर कर दीजिए, साझा कर दीजिए। बहुत ही शानदार सी क्लासेस में हमारी होती है पर डे, और बहुत शानदार से क्वेश्चंस मैं लेकर आता हूं आपके लिए। तो चलिए फटाफट से, बिल्कुल समय वेस्ट नहीं करते हुए, और चलते हैं अपने आज के सबसे पहले क्वेश्चन पे और देखेंगे किस तरह के सवाल है आज 25। तो अगर हम बात करें, शुरुआत में ही हम लोग एक क्वेश्चन से करते हैं। जो क्वेश्चन हमारा ये देखिए, ये कुछ क्वेश्चन है जो हमारे बेहतरीन सवाल जो पिछले 2024-25 में पूछे गए सवाल है। बढ़िया सवाल। देखिए कैसे करेंगे ये सवाल। शुरुआत कर रहे हैं एवरेज से। क्या बता रहे भाई सर? यूपीएसआई का एडवांस का टॉपिक्स कब से दो ऐप पर करवाएंगे मेरे भाई? करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे। आप परेशान क्यों होते हैं? एक एक करके तो चीजें होगी। 7 खिलाड़ियों के औसत स्कोर को शुरू में प्रारंभ में 55 दर्ज किया गया था। हालांकि बाद में पता चला कि यार 35 का स्कोर गलती से 53 पढ़ लिया गया। सही औसत स्कोर ज्ञात कर दीजिए, क्या होगा मेरे भाई? यहां पे 7 खिलाड़ी है और इनका एवरेज क्या है? आप कहोगे खिलाड़ी है 7 और एवरेज है मेरे भाई 55। अगर हमारा एवरेज 55 है ना मेरे भाई, तो समझ लेना कि हर एक बंदे का एवरेज 55 होगा, मतलब हर एक संख्या के हिस्से में 55 आ जाएगा। अब सवाल में क्या हुआ, हमने गलती से 35 को 53 पढ़ लिया था। मतलब कि ये 55 एवरेज कब आया होगा? जब हमने 35 को 53 पढ़ लिया। लेकिन पढ़ना कितना चाहिए था? 35 पढ़ना चाहिए था, यानी कि कम हो जाएगा। 53 से 35 का अंतर कितना है? आप कहोगे 18 है, तो 18 कम हो जाएगा कितनी जगह? आप कहोगे 7 जगह। ठीक है, तो अगर आप देखो 55 में से कितना घटाना पड़ेगा? आप कहोगे सर ये 18 है, 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14। ठीक है, 4 बचेगा, 7 पंजे 35 और 7 सत्ते 49, लगभग इतना घटाना पड़ेगा। तो 55 में से आप पूरा 3 घटा दो, तो 55 में से 3 गया तो आप कहेंगे सर 52। तो लगभग आंसर जो होगा वो 52 पॉइंट समथिंग, यानी कि 43 ही मैं लिख देता हूं, 43। तो हमारे सवाल का आंसर होगा 52.43, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा C4, चतुर्वेदी इज द राइट आंसर। नहीं, आप लेट नहीं हुए हैं। दरअसल जो पिछले वाला सेट बनाया था जिसमें मैंने 30 क्वेश्चन करे थे, उसमें मैंने 45 क्वेश्चन ऐड कर रखे थे। तो 15 क्वेश्चन यहां पे हैं, बाकी के 15 क्वेश्चन हम बाकी अगले वाले सेट को ऐड कर लेंगे। 31वां सवाल नहीं, हमने पिछले सेट में 30 क्वेश्चन किए थे, इसमें 45 क्वेश्चन मैंने टोटल डाल दिए थे। तो 31वां सवाल मतलब पहला सवाल है। ठीक है, आप फटाफट आ जाओ, बस ये सवाल बताओ। बढ़िया सवाल है, आजकल इस तरीके से सवाल पूछा जाता है। 400 सेब 1200 रुपए प्रति 100 की दर से खरीदे गए और 800 के लाभ पर बेचे गए।
सेब के 1 दर्जन की बिक्री कीमत ज्ञात करिए। सेब के 1 दर्जन की बिक्री कीमत ज्ञात करिए। बताओ भाई। देखिए दोस्तों, अगर आप इस सवाल को करना चाहते हैं, पहले तो एक बात समझ लीजिए कि यहां पे 1200 रुपए प्रति 100, मतलब 1200 रुपए प्रति 100 की दर से खरीदे जा रहे हैं ना, और 800 रुपए के लाभ पर बेचे जा रहे हैं। सेब के 1 दर्जन की बिक्री कीमत क्या होगी? 1 दर्जन की कीमत, सबसे पहले तो आप यहां पे इस तरह से देखेंगे, ठीक है। देखिए एक बार इस सवाल को करिए, मैं 1 सेकंड का समय दीजिए आप मुझे। देखिए सवाल में यहां पे क्या है मेरे भाई, सबसे पहले आप एक चीज देखिए कि अगर मैं आपसे पूछता हूं कि कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है, कितने का? 1 का, तो आप कहेंगे सर यहां पे मैं देख रहा हूं कि 1200 रुपए प्रति 100 की दर से खरीदे गए, मतलब मैंने जो 1200 खरीदे, 1200 रुपए में खरीदे, वो 100 खरीदे, 100, तो 1200 रुपए में मैंने 100 सेब खरीदे हैं, तो बताइए 12 सेब कितने के खरीदे होंगे? आप कहेंगे 144 रुपए के मैंने खरीदे होंगे, जो बात है, ठीक है। अच्छा, मेरा प्रॉफिट कितने का हुआ? आप कहेंगे सर मेरा जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट है 800 रुपए का। कितने सेब बेचने से? 400। 400 सेब बेचने से मुझे 800 का प्रॉफिट है, यानी कि हर सेब पे 2 रुपए का प्रॉफिट है, तो 12 सेब पे कितने का प्रॉफिट कमाया होगा? आप कहेंगे सर 24 रुपए का प्रॉफिट कमाया होगा। बोलो बात सही है कि गलत है? आप कहेंगे बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें सेलिंग प्राइस की, तो सेलिंग प्राइस क्या होता है मेरे भाई? आप कहोगे कॉस्ट प्राइस प्लस में प्रॉफिट हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस प्लस में क्या हो जाएगा मेरे भाई? आप कहेंगे प्रॉफिट हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस बताइए कितना हुआ? आप कहेंगे 144 प्लस में 24, 144 प्लस में 24, यानी कि आंसर हो जाएगा मेरे भाई 168। 168 रुपीस में मुझे बेचने होंगे। इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन बी फॉर बड़े भैया। चलिए अब इसको बताइए। बताइए मेरे भाई। काम पर कमाई गई राशि काम किए गए घंटों की संख्या के सीधे अनुपात में होती है। यदि 6 घंटे में कोई 324 रुपए कमाता है तो 29 घंटे में वो कितनी राशि कमाएगा? बिल्कुल सिंपल सवाल है मेरे भाई। ये कह रहा है कि काम पर कमाई गई राशि सीधे सीधे काम के लिए घंटों की संख्या के समानुपाती है, मतलब आपको कितना पैसा मिलेगा जितने घंटे काम करोगे। आपने 6 घंटे काम किया तो आपको 324 रुपए मिलेंगे, 6 घंटे के 324।
तो 29 घंटों के कितने, 29 घंटों के कितने रुपए, बताइए कितनी राशि आपको मिलेगी, कितनी राशि आपको मिलेगी। आप कहोगे सर 6 से भाग दे देते हैं, 6 पंजे 30, 6 चौके 24 गुना में 29, 54 की गुना पहले 30 से कर दो। अगर मैं 30 से करता तो 3 चौके 12, 3 पंजे 15 और 1 16, और इसमें से 54 घटा दो, कहीं ना कहीं 1500 और 66 ही आ जाएगा, सीधी बात है 1566, 1566 रुपया सही जवाब है। क्या होगा, 1566 बिल्कुल सही जवाब होगा। तो मेरे भाई ऑप्शन हो जाएगा बी फॉर बड़े भैया। ऑप्शन बी फॉर बड़े भैया। धारा की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाव 7 घंटे में 56 किलोमीटर नीचे की ओर और 28 किलोमीटर ऊपर की ओर जा सकती है। स्थिर जल में नाव की गति क्या होगी, स्थिर जल में नाव की गति क्या होगी, बताइए। बिल्कुल सभी शेयर कर दो मेरे भाई, जरूरी क्लास है, आप लोग डेली क्लास में रहना जरूरी है आपका, और लगातार बने रहना जरूरी है। आपको हर टाइप का सवाल देखने को मिलेगा इस क्लास में, हर तरह का सवाल। धारा की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाव 7 घंटे में 56 किलोमीटर नीचे की ओर और 28 किलोमीटर ऊपर की ओर जा सकती है। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का क्या मतलब है, देखिए मेरे भाई, जो हमें समय लगा, कितना लगा, 7 घंटे। ये 7 घंटे कैसे लगे, मैं नीचे गया और मैं ऊपर की ओर आया, तो जाकर वापस आने में 7 घंटे लगे हैं। और मैं कितनी दूरी गया, आप कहेंगे 56 किलोमीटर गया था मैं और 28 किलोमीटर वापस आ गया, ठीक है। तो जब मैं पानी की दिशा में गया होगा तो मेरी स्पीड क्या रही होगी, मेरी स्पीड रही होगी b प्लस में 9, क्योंकि धारा की गति है 9, नाव की गति है b, और जब मैं वापस आया हूंगा तो b माइनस में 9। इतनी बात समझ में आ रही है, आप कहेंगे आ रही है सर। देखिए अब इस सवाल को किस तरह से किया जाएगा, किस तरह से किया जाएगा। हम लोग इसमें एक द्विघात समीकरण बना के भी सोल्व कर सकते हैं और हम लोग इसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं। देखिए यहां पे सारी जगह 7 तो है ही, आप जानते हो। अगर मैं इसको काट दूं तो ये 1 होगा, 7 से काट दूं 8 बटे में b प्लस 9 हो जाएगा, और 7 से काट दूं तो 4 बटे में b माइनस 9 हो जाएगा। a प्लस बी, a माइनस बी, इसकी गुणा इधर कर दो, इसकी गुणा इधर कर दो, यानी कि ये हो गया 8b माइनस में 72, 4b प्लस में 36, और बराबर किसके हो गया, आप कहेंगे a प्लस बी, a माइनस बी, यानी कि b स्क्वायर माइनस 9 के बराबर हो गया। जो बात है समझ में आ रही बात। तो b स्क्वायर 8 और 4 12 माइनस में 12b, 72 में से 36 जाएगा, यानी कि 36, और 36 इधर आएगा तो पॉजिटिव, और 36 में से 9 गया 27, तो प्लस में 27 बराबर में। देखिए हम इसे तोड़ सकते हैं 2 तरीके से, ऐसे तोड़िए ताकि 12 आ जाए, तो 9 और 3 में तोड़ सकते हैं यार, 9 और 3 सही हो रही है क्या कैलकुलेशन, b बराबर में 9 और 3, ठीक है। तो 9 ऑप्शन हो सकता है। एक बार इस कैलकुलेशन को फिर से चेक कर लेते हैं कि हमने सही की है कि गलत हो गया है। 7 से काटे 8, 7 से काटे 4, इधर गुना करेंगे 8b माइनस में 72, 4b प्लस में 36, तो यहां पे जो है ना 8 और 4 12 होगा, 12 इधर लेके जाएंगे तो 12 माइनस में हो जाएगा, 72 और 36 अंतर होगा 36, 36 निगेटिव माइनस, इधर जाएगा प्लस, प्लस का 36 में से 9 गया 27, तो b की वैल्यू क्या आ रही है, 9 आ रही है। तो यहां पे कह रहा है बोट की चाल, नाव की चाल स्थिर जल में क्या होगी, तो मेरे हिसाब से यार 9 आ रही है, ठीक है। एक बार हम इसको चेक भी कर सकते हैं।
एक बार सवाल देख लीजिए, नो है क्या ऑप्शन में? अच्छा ऑप्शन है तो यार नो, ऑप्शन है नो, लेकिन हम इसको चेक भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अगर मैंने यहाँ पे नो रखा यार, बी की वैल्यू नो रखी, तो नो नो 18, तो 18 से 56 को भाग देंगे, यानी कि 56 बटे में 18, और बी की वैल्यू यहां पे अगर 9 रखेंगे तो देख रहे हो ना, सवाल बन ही नहीं रहा है। आप कहोगे यार 9 में से 9 गया तो कैसे बनेगा? तो कहीं ना कहीं हमने जो चीज है ना उसको गलत तरीके से ले लिया है। हमने जो लिया है ना वो ही गलत लिया है। पता है क्यों लिया है? क्योंकि मेरे भाई एक निगेटिव है, तो हमने ना इसको बैलेंस नहीं किया। बस हमने ये देखा कि 9 3 27, तो 9 और 3 12, यही तो गलत हो गया। जबकि हमें कैसे करना चाहिए था इसको, कैसे करना चाहिए था इसको इसको कैसे करना चाहिए था? 12 हमें लेके आना है, लेकिन इस चीज को भी हमें दिमाग में रखना होगा, इस चीज को भी हमें दिमाग में रखना होगा कि एक और माइनस का चाहिए मुझे, एक और माइनस का चाहिए मुझे। एक और माइनस का अब 9 तो आंसर नहीं है। देखो यार, है तो ऑप्शन 9 से ज्यादा, 9 तो हो नहीं सकता, 9 से ज्यादा है। अगर मैं ऑप्शन से भी करके देखूं तो मेरा यहाँ पे अगर 15 में रखता हूं, 16 से पहले 15 रखता हूं, तो 15 9 24, यानी कि 8/24, और 15 में से 9 गया 6, यानी कि 4/6। अगर मैं इसको बैलेंस कर दूं, नीचे भी 24 बना दूं, तो ऊपर नीचे 4 की गुना, ये 24 हो गया, 16 और 8 24 हो गया। अरे वाह, मतलब 15 आंसर होना चाहिए फिर तो। लेकिन 15 आंसर होगा, हमारी कैलकुलेशन में कहां मिस्टेक आ रही है? अच्छा समझ गया बेटा, समझ गया। गलती तो हो गई हमसे। पता है गलती क्या हो गई? अरे a प्लस बी, ए माइनस बी में मैंने बी स्क्वायर तो लिखा, लेकिन 81 तो मैंने लिखा ही नहीं। समझ गए ना? छोटी सी मिस्टेक थी जिसकी वजह से हमारा आंसर नहीं आ रहा था। 81 नहीं रख के हमने क्या रख दिया? 9 ही रख दिया। ये गलती हो गई। चलो खैर, अब तो हो ही जाएगा। बी स्क्वायर ये क्या हो जाएगा? माइनस के 12 भी, ठीक है। और ये 36 इधर आएगा, तो 36 और 5 41, यानी कि 40, 45 बचेगा क्या है? 45 45, और वो भी माइनस का 45, ठीक है, बराबर में 0। अब देखिए बी की 2 वैल्यू होगी, और अगर माइनस और माइनस यार ले रहे हैं तो यहां पे आंसर होना चाहिए क्या? 15 3 45, तो 15 और 3 में तोड़ सकते हैं, तो 15 और 3 में तोड़ सकते हैं, तो हम लोग समझ गए हैं माइनस माइनस तो प्लस माइनस, यानी कि प्लस का 15 होगा और माइनस का 3 होगा। वैसे प्लस का ही लेंगे तो माइनस का लेंगे भी नहीं, तो हमारा आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। सिली मिस्टेक हुई यहाँ पे, 81 नहीं लिखा, 9 लिख के कर दिया, गलत हो गया। आ जाओ मेरे भाई, 35वां सवाल क्या कह रहा है? यदि किसी गोले की त्रिज्या को 3 गुना कर दिया जाए तो मूल गोले के आयतन और नए गोले के आयतन का अनुपात क्या होगा? देखिए भाई, गोला जो है ना उसका आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने अपनी रेडियस को 3 गुना कर दिया है, तो 3 का घन क्या हो जाएगा? 27। तो इसको तो आंसर सीधे लगा दोगे कि 1:27 हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई? इसको देखिए, इसका आंसर बताइए क्या होगा? इसमें गलती तो नहीं किया ना? सी आंसर हो जाएगा। 153, 117 और 405 का HCF बताइए। 153, 117 और 405 का HCF बता दीजिए। देखिए, अगर हमें HCF निकालना है तो सबसे कम डिफरेंस पे जाना होगा। 13 में से 7 गया, कितना आएगा मेरे भाई? 6। और यहां 14 में से 11 गया, कितना आएगा? 3, तो 36 आ गया। अब ऐसा बड़े से बड़ा ऑप्शन देखो जो 36 को काट रहा है। आप कहेंगे सर 12 काट रहा है, लेकिन 12 में एक सम संख्या है, सम संख्या से कोई भी सम संख्या आज तक नहीं कटी है। इसका मतलब इसका 12 छोड़ो, 4 भी नहीं हो सकता, 4 भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो 4 नहीं हो सकता तो 9 तो हो सकता है ना, तो हमारा HCF 9 हो सकता है। 9 से देखो ये भी कटता है, अंकों का योग, अंकों का योग, अंकों का योग, यानी कि आंसर क्या होगा? 9।
बिल्कुल 9 इज द राइट आंसर। 9 इज द राइट आंसर। यहां पे सवाल देखेंगे और तरीका समझेंगे कि हमें सवाल कैसे करना चाहिए एग्जाम में। क्या हमें कोई फॉर्मूला लगाना चाहिए, कैसे करना चाहिए। देखिए, ईंधन की कीमत 3 लगातार महीने में 40%, 10% और 50% घटती है, लेकिन चौथे महीने में 50% बढ़ जाती है। मूल कीमत की तुलना में चौथे महीने में ईंधन की कीमत में कितने प्रतिशत या कमी आई होगी। यहां पे सवाल जो है ना मेरे भाई, 4 साल मान लो, 4 महीने मान लो, इस तरीके से है। मतलब यहां पे जो फॉर्मूला है वो हम लोग लगाएंगे तो हमें दो दो बार लगाना पड़ेगा। पहले दो को एक साथ, फिर दो को एक साथ। नहीं तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको रेशियो से करते हैं। रेशियो से कैसे करेंगे भाई, देखिए आप लगातार ऐसे भी कर सकते हैं। मान लो आपने 100 मान लिया, स्टार्टिंग में क्या था, मान लीजिए 100 था, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या था, 100 था। उसके बाद क्या हुआ, आपने क्या किया, 40% कम कर दिया। वैसे रेशो से इससे बेहतर है कि हम लोग इसको सक्सेसिव तरीके से करें। देखो 40% की फ्रैक्शन आपको पता होनी चाहिए। आप कहेंगे 2/5 होती है, बिल्कुल। 10% की फ्रैक्शन आपको पता होनी चाहिए, आप कहोगे 1/10 होती है। सर पता है, कोई दिक्कत नहीं है। 50% की फ्रैक्शन क्या होनी चाहिए, आप कहोगे 1/2 होती है। सर इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। और 50% आपको अभी पता ही चल गया 1/2 होती है। तो एक बार ये घट रही है और फिर बढ़ भी रही है, और यहां पे ये घट रहा है, ये भी घट रहा है। तो चलिए शुरू में कितना था वो देख लेते हैं। शुरू में कितना था और अंत में क्या हो जाएगा। शुरू में क्या था और अंत में क्या हो जाएगा। शुरू में क्या था और अंत में क्या हो जाएगा, देखिएगा। शुरू में क्या था, अंत में क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर स्टार्टिंग में था मान लीजिए 5, तो इसके बाद ये 2 कम हुआ था, तो मतलब 3 हो गया। स्टार्टिंग में था मेरे भाई 10, तो ये 1 कम हुआ, तो इसका मतलब ये 9 हो गया। और 2 था तो 1 कम हुआ और 1 ज्यादा हुआ। 1 कम हुआ और 1 ज्यादा हुआ। समझ गए मेरे भाई। आप कहेंगे जी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहां पे गुना कर देते हैं। 50 दूनी 100 का दुगुना यानी कि 200, और ये 27 दिया 81, 81। कोई चीज 200 और 81 हो गई, यानी कि 2 से काट दोगे 100 से, कितना हो गई, आप कहोगे 40.5 हो गई, 40.5। अब 40.5 इससे कितना कम है, तो 100 में से 41 घटा के देखो। 100 में से 41 घटाओगे 59 आ गया। जितना ज्यादा घटाया उतना जोड़ दीजिए, यानी कि 59.5 आ गया। मेरे दोस्त क्या कहेंगे, 59.5 आ गया। ऑप्शन क्या होगा, ये कमी होगी ना मेरे भाई, क्या होगी, कमी होगी। आप कहेंगे सर ये कमी होगी, कोई चीज कम हो रही है, कोई चीज क्या हो रही है, कम हो रही है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बिल्कुल सही, बिल्कुल सही मेरे भाई, बिल्कुल सही जवाब है।
एक काम 20 पुरुष द्वारा एक दिन में पूरा किया जा सकता है, या 30 महिला द्वारा, या 50 लड़कों द्वारा। ठीक है, कितने दिन में किया जा सकता है भाई? एक दिन में किया जा सकता है। या तो 20 पुरुष करे, या तो 20 पुरुष करे, या 30 महिला करे, या फिर 50 लड़के करे, या फिर 50 लड़के करे। ठीक है, अब यहां पे सवाल क्या कह रहा है? 2 पुरुष और 5 लड़के, 2 पुरुष और 5 लड़के वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं और 6 महिला हर दिन काम करती है। यदि पुरुष पहले दिन काम करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? ठीक है, सबसे पहले आप यहां पे एफिशिएंसी निकाल के देखिए। एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? अगर मैंने एलसीएम मान लिया, मान लीजिए 300, क्या हो गया? 300, 300, तो 20 से आ जाएगी 15, 30 से आ जाएगी कितना? 30 से 10, और 50 से 6। ये इनकी क्षमता आ गई। ठीक है, क्षमता। अगर मैं आपसे कहूं टोटल वर्क क्या होगा, तो आप कहेंगे सर देखो एक दिन में करते हैं ना, 1 डे, चाहे ये करे चाहे ये करे, कोई भी करे, एक ही दिन लेते हैं। तो काम निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जैसे मुझे करना होगा सर 20 गुना में कितना? 15। क्षमता क्या है? 15 है, और एक दिन में काम करते हैं, तो ये टोटल वर्क हो गया। यानी कि कहने का मतलब है कि मुझे यही काम कराना है 300। अब ये कैसे कैसे कराना है ये चीज ये बता रहा है। ये कह रहा है कि भाई देखिए समझ लीजिए, काम होगा 2 पुरुष और 5 लड़के वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं और 6 महिला हर दिन काम करती है। यानी कि ये समझ लीजिए कि 6 महिला और 2 पुरुष, और 6 महिला और 5 लड़के ये काम करते रहते हैं। कितना समय लगेगा कि भाई साहब ये काम ही कंप्लीट हो जाए? कितना समय लगेगा? आप कहोगे सर देखिए, अगर महिलाओं की क्षमता कहे तो 10 छिके 60 और 15 दूनी 30, यानी कि 60 + 30 90। तो 90 तो किया भाई इन्होंने एक दिन, और 15 छिके 90, ठीक है ना। 6 महिला, ओके महिला थी ना, मैंने आदमी लिख दिया। 6 महिला और 5 लड़के, यानी कि 10 छिके 60 और 6 पंजे 30, यानी कि फिर से हो गया 90। 90 और प्लस में ये लो 90 ही ले लो यार, इसका नंबर आ गया ना फिर से 90। तो 270 काम हो गया भाई साहब 3 दिन में, 3 दिन में। लेकिन अभी भी काम बचा हुआ है 30 काम बचा है, तो पूरा काम खत्म, 300 काम खत्म। और 300 काम खत्म तो 3 दिन प्लस में 30 बटे में 90, यानी कि 1/3। तो 3 सही 1/3 दिन लगेंगे, 3 सही 1/3 दिन का समय लगेगा। अच्छा सवाल है, एकदम डिफरेंट सा क्वेश्चन, एकदम नया सा सवाल। ऑप्शन होगा डी फॉर देहरादून इज द राइट आंसर। ठीक है, अब ये सवाल बताइए इसका आंसर क्या होगा। बड़ा कॉमन सवाल है आजकल 2024 और 25 के लिए, बहुत ही कॉमन सा सवाल आ रहा है। ठीक है भाई साहब, इसका आंसर बताएंगे आप लोग फटाफट, क्या आंसर होने वाला है। देखिए सवाल इतना सा है कि मंदर, केतन और तुषार का औसत वजन है 45 किलोग्राम। यदि मंदर और केतन का औसत वजन है 43 किलोग्राम,
केतन और तुषार का औसत वजन है 48 किलोग्राम, तो मेरे भाई केतन का वजन क्या होगा, ठीक है ना। यहां पे तीनों का वजन दिया गया, तीनों का कितना 45, तो समझ लो जब तीनों का 45 है ना, तो मेरे भाई केतन का भी 45 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, केतन का भी 45 तो होना ही चाहिए, जो बात है। लेकिन इन दोनों का 45 से कितना कम है, 2 कम है, और 2 कितनी जगह कम है, तो 2 जगह कम है, तो 2 का दुगना 4, कम कर दो। अब यहां पे केतन यहां पे भी है, देखो केतन यहां पे भी है, और 45 से 48 3 ज्यादा है, और 3 2 जगह ज्यादा है, तो 3 दूनी 6, तो यहां पे 45 और 2 कितना हो जाएगा 47, तो इस सवाल का आंसर 47। अच्छा, अगर आप इसे बेसिक से करते तो कैसे करते, आप बेसिक से करते तो 3 बंदों का औसत इतना है, तो 45 गुना में 3 करोगे, यही करोगे ना, ठीक है। ये किस किस का आ जाएगा, मंदर, केतन और तुषार। अगर मैं बात करूं यहां पे मंदर और केतन की, तो मंदर और केतन का टोटल कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 43 गुना में 2 आ जाएगा। फिर यहीं पे बात करें तो केतन और तुषार का कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 48 गुना में 2 आ जाएगा। यानी कि सीधी सी बात है, ये हुआ 135, ये हुआ 86 और ये हुआ 96। अब क्या करेंगे, अब आप इन दोनों इक्वेशन को तो जोड़ दोगे और इस वाली को घटा दोगे, यानी कि इन दोनों को ऐड करो और इसको घटा दो, तो हमारा आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं। तो हमें बेसिक से करना अच्छा लग रहा है कि इससे करना अच्छा लग रहा है, इसको सीखने के लिए आपको मेरे साथ मेहनत करनी पड़ेगी, और बाकी इसको हम करते आ ही रहे हैं आज तक, ठीक है, हर कोई करता है। लेकिन क्या ना कि थोड़ा सा जब दिमाग हमने भगवान ने दिया है और हम इसका यूज सही तरीके से करना सीख जाए, तो फिर भाई हम एग्जाम में कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन भी कर सकते हैं, और इससे हम लोग ना बिना पेन चलाए भी कर सकते हैं। समझ रहे ना, कहीं दिक्कत ही नहीं आने वाली है। निम्नलिखित छूट योजना के तहत 1500 के अंकित मूल्य वाली एक पुस्तक की बिक्री मूल्य के बीच का क्या अंतर होगा जब 2 लगातार छूट 20% की हो और 2 लगातार छूट 30 और 10 की हो। देखिए भाई साहब, सवाल ऐसे हैं कि मेरे पास 1500 रुपया है, कितने रुपए हैं, आप कहोगे 1500 रुपए हैं, और मैं जानना चाहता हूं कि भैया 2 डिस्काउंट है, उन दोनों में डिफरेंस क्या आएगा। एक तरफ तो दे दिया 20 का, अगला भी 20 का, यानी कि 20 गुना में 20 बटे में आप कहोगे 100। ये हो गया भाई पहला डिस्काउंट। अब यहीं पे दूसरा डिस्काउंट क्या है, दूसरा डिस्काउंट सर ऐसे हैं, एक 30 हो गया, एक 10 हो गया, एक 30 गुना 10 बटे में 100, सक्सेसिव हो गया भाई। अगर इनका अंतर करेंगे तो अंतर क्या आएगा, आप कहेंगे सर देखो 40 तो 40 खत्म है, ये 4 है ये 3 है, तो अंतर आएगा 1%। 1% किसका, 1500 का, तो 1500 का 1% कितना होता है, आप कहोगे 15 रुपए होता है। तो हमारे सवाल का सही जवाब है मेरे भाई 15 रुपीज इज द राइट आंसर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी फॉर बड़े भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, 26, 8, 11 और 13 से विभाजित होने वाला सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताओ। 26, 8, 11 और 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी मेरे भाई। आप कहेंगे अगर कोई भी छोटी से छोटी संख्या कट रही है तो वो 11 से तो कट रही होगी। इसको देखो 11 से नहीं काट पा रहे, इसे 11 से नहीं काट पा रहे, ये 11 से काट पा रहे, यानी कि आंसर हो जाएगा डी फॉर देहरादून। कर पाए मेरे भाई, बिल्कुल आप कर पा रहे होंगे, एकदम सही। मनोज शहर ए से शहर बी की यात्रा करता है। यदि मनोज अपनी सामान्य गति के 1/5 पर अपनी कार चलाता है तो वह शहर बी 36 मिनट की देरी से पहुंचता है।
यदि वह अपनी सामान्य गति से चलाता तो मनोज को शहर ए से शहर बी की यात्रा में कितना समय लगता। सामान्य, देखो उसकी सामान्य चाल थी 5, लेकिन वो किससे चल रहा है, 1 से। 5 चाल थी, 1 से चल रहा है, तो उसे समय अब कितना लगेगा, 5। पहले कितना लग रहा था, 1, मतलब उल्टा। आज नई चाल तो ये पहला, और ये देख लीजिए, अगर ये नई चाल है तो ये नया समय है, और ये अगर पहली चाल है तो ये पहले वाला समय, मतलब उल्टा होगा। तो आप यहां पे अंतर देख रहे होंगे समय का, ये है 4 और ये है 36। 4 का मतलब 36 है, 1 का मतलब कितना हो गया, आप कहोगे 9। तो मेरे भाई ये जो है ना 9 मिनट में सामान्य चाल क्या, सामान्य समय क्या हो गया, आप कहेंगे सामान्य समय हो गया सर, सामान्य समय हो गया सर 9। क्लियर है, आप कहेंगे बिल्कुल सर क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा डी फॉर देहरादून। समझ गए भाई। चलिए अब आ जाइए इस सवाल पे। एक विश्वविद्यालय में 500 संकाय सदस्य, जिनमें से महिला 60% है, महिलाओं की औसत ऊंचाई 162 है और पुरुषों की औसत ऊंचाई 168 है। विश्वविद्यालय की संकाय की औसत ऊंचाई कितनी है, औसत ऊंचाई कितनी है भाई साहब। 60% यहां पे महिला है, 60% क्या है, आप कहेंगे महिला है, और बाकी के 40% क्या है, तो आप कहोगे सर 40% यहां पे पुरुष है। टोटल है 100%, टोटल है 100%, है ना, आदमी प्लस पुरुष प्लस में महिला। अब इस सवाल को करने के 2 तरीके हैं भाई साहब। क्या क्या तरीके हैं, एक तरीका तो ये है मेरे दोस्त कि 162 और 168 में अंतर देखो कितने का है, आप कहोगे 6 का अंतर है, और ये 6 का जो अंतर है वो किस में ज्यादा है, आप कहोगे पुरुषों में ज्यादा है। पुरुष कितने हैं मेरे भाई, आप कहोगे 40 है, तो 6 का 40 कितना हो गया, गुना 240 हो गया। 240 को 100 से भाग दे दीजिए, आप कहेंगे 2.4, बस 2.4 इसमें आप ऐड कर दीजिए, यानी कि आंसर क्या हो गया, डी फॉर देहरादून। डी फॉर देहरादून इज द राइट आंसर। समझे कि नहीं समझे मैंने क्या बोला, मैंने अपना एवरेज ही मान लिया 162, पूरी हाइट मैंने मान ली 162, 162 से 168 थी, 6 ज्यादा, और 6 कितनी जगह ज्यादा थी, तो 40 जगह ज्यादा थी, तो मैंने 100 जगह बांट दिया मेरे भाई, 100 जगह बांट दिया, तो आपका कितना आएगा, 2.4 ऐड कर दो, 164.4 सेंटीमीटर पूरी हाइट आ जाएगी। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मतलब अगर आपको करना आता है तो बस समय बचाना सीख लो। अगर तुम्हें करना आता है तो समय बचाना सीख लो, क्योंकि यहां पे ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। जब 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर दिया गया हो और रेट दी गई हो 5%, तो मूलधन कितना होगा बताओ, मूलधन बताओ मेरे भाई कितना होगा। देखिए अगर यहां पे 3 साल की बात हो रही है तो सभी बच्चे जो जितने भी क्लास में हैं अभी, उनमें से काफी बच्चे ऐसे होंगे जो इस सवाल को फॉर्मूले से करेंगे, और सभी कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि इस सवाल को आप नहीं कर सकते हैं, पर बात यह है कि हम करें तो करें कैसे, तरीका क्या होना चाहिए। देखो आप यहां पे पी की वैल्यू निकालेंगे, क्या निकालेंगे, पी की वैल्यू। पी कैसे आएगा सर, 100 बटे में आर से आ जाएगा, यानी कि 100 को 5 से भाग देकर आंखों ही आंखों में आ जाएगा सर 20 होगा। क्या होगा, आप कहोगे 20 होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि सीआई बता दीजिए 3 साल के लिए, आप कहेंगे सर 3p स्क्वायर प्लस में 3p प्लस में 1, ये होता है। तो 20 का वर्ग 400 दिए 1260 61 1261। अगर मैं आपसे सीआई पूछूं, अगर मैं आपसे एसआई पूछूं, एसआई क्या होता है, आप कहोगे एसआई होता है 3p स्क्वायर, यानी कि 1200 होता है। अगर मैं आपसे कहूं सीआई और एसआई का अंतर बताओ, तो आप ये चीज डायरेक्ट भी बता सकते थे। डायरेक्ट क्या होता, पहले वाले को छिपा लो तो ये बचा 3p प्लस में 1,
तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरे CI और SI का अंतर हो गया जो सीधे आया था 61। ये तो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ये पूछे तो ये भी निकाल सकते हैं, बट हमें तो ये दिया है तो हम सीधे इसी पे आएंगे। तो क्या होगा, 20 × 60 और 1 61 का 4 गुना होता है, 61 का 4 गुना होता है 244। तो हमारा मूलधन क्या होगा, हमारा मूलधन जितना साल है उतनी ही इसकी घात ले लो, उतनी ही इसकी घात। 4 साल तो 4 घात 3, तो 8000 का 4 गुना निकाल लो दोस्तों, 8000 का 4 गुना। तो आप कहोगे सर 32 के आगे लगा देते हैं 3 जीरो। तो हमारे सवाल का आंसर इतना हुआ। और मेरे दोस्त अगर मैं आपसे CI पूछता तो कितना होता, तो इसका 4 गुना, SI पूछता तो सीधे इसका। तो आंसर क्या हुआ, ऑप्शन C फॉर चतुर्वेदी। क्लियर है, आप कहेंगे बिल्कुल सर क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं नए क्वेश्चंस कुछ ऐड कर रहा हूं इसमें। बिल्कुल भाई, खुश रहिए एकदम। और देखिएगा अब यहां पे जो सवाल मैं आपके लिए कराने जा रहा हूं, ये सवाल ना जिस एग्जाम के हैं उसने 2020 में धुआं उड़ा दिया था। अब यहां पे देखिएगा सबसे पहला आसान सा सवाल, नब्बे, 180 और 240 को पूरी तरह से विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या जो इन सबको काटती है। आप कहेंगे इन सबको काटने वाली जो संख्या होगी वो सबसे कम अंतर होगी, और सबसे कम अंतर है 60। सबसे कम अंतर है मेरे भाई 60। तो देखो 60 से ये नंबर नहीं कटता, लेकिन इसका मतलब 60 को काटने वाली कोई दूसरी संख्या बताओ जो बड़ी से बड़ी है। आप कहोगे 30 है, 30 से ये कटता है, ये भी कटता है और ये भी कटता है, तो आंसर क्या हो गया 30। तो 60 नहीं तो क्या मिला, 30 मिला। 60 नहीं मिला तो कौन मिला, 30 मिला। तो आंसर क्या होगा 30। आगे आ जाओ, इस सवाल को ना नोट कर लेना, एग्जामिनर बार बार इस सवाल को पूछता है और बार बार ही गलत देता है, बार बार ही गलत देता है, बार बार ही ये सवाल पूछा जाता है। आखिर क्या इस सवाल में गलती है वो समझ लीजिए। दो संख्या का एलसीएम उनके एचसीएफ का 12 गुना है। हमेशा ऐसा बोलेगा कि एलसीएम जो है अपने एचसीएफ से इतना है। ठीक है भाई, एलसीएम क्या है, अपने एचसीएफ से इतना है। कितना है, जैसे ये 12 गुना है, 13 गुना है, ऐसे कुछ कहेगा आपको। इसके बाद क्या, वो कहेगा कि भाई एक संख्या इतनी है और में से और लैसे का योग इतना है। जैसे इसमें कह रहा है में से और लैसे का योग कितना है, हमारे हिसाब से 13 है और सवाल के हिसाब से 52 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई, आप कहोगे 4 हो गई। तो हमारा में से हो गया 4 और हमारा लैसे हो गया 4 गुना 12 48। कोई दिक्कत। अगर एक संख्या 8 है तो आप कहोगे सर देखिए दो संख्याओं का गुणनफल उनके में से गुणा लैसे के बराबर होता है, ये बात हम जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है सर। तो ये बात अगर आप जानते हो तो आप मुझे बताओ, हमारा में से 4 है, हमारा लैसे 48 है, तो 4 गुना में 48। ठीक है, इधर आप क्या रखोगे, कोई संख्या दी गई है 8, तो दूसरी संख्या क्या होगी, आप कहोगे दूसरी संख्या हो जाएगी 24, 24। तो आंसर क्या हुआ 24, 24 हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि सर सवाल जब आ रहा है आंसर तो गलती क्या है। आपने कहा कि सर गलती है सवाल में, तो मैंने आपसे कहा कि हाँ भाई गलती तो है। एग्जामिनर इस सवाल को बार बार पूछता है, सवाल में गलती है। मैं कहूंगा गलती कैसे, है ना, मैं कहूँ कैसे गलती है भाई, आप कहोगे ना कि भाई कैसे गलती हुई। देखिए गलती ऐसे हुई, आप खुद सोचो, अगर मान लो एक संख्या 8 है और एक संख्या दूसरी 24 है, यही तो आंसर है ना, यही तो आंसर है। अगर एक संख्या 8 है तो दूसरी 24 है। अब तुम मुझे खुद बताओ जरा, इनका में से क्या होगा, बताओ। आप कहोगे सर में से तो 4 होगा और 8 होगा, लेकिन ये क्या बोल रहा है, ये तो में से 4 बोल रहा है ना, में से 4 बोल रहा है, जबकि हमारा में से क्या होगा आप देख सकते हैं 8 होगा। तो अगर में से 8 है, एलसीएम क्या है भाई, एलसीएम क्या है, एलसीएम भी बता दीजिए सर। आप कहोगे सर एलसीएम है कितना, एलसीएम कितना है 24 ही मान लीजिए। अच्छा
एक और चीज, 8 और 24 का अनुपात कितना है? 8 और 24 का अनुपात कितना है? आप कहेंगे 1 और 3 है, लेकिन सवाल तो कह रहा है 12 और 1 है। 12 और 1 है, तो टेक्निकली ये सवाल जो है रोंग पूछता है, वो गलत पूछता है। वो क्यों पूछता है? क्योंकि यार वो ना इसके हिसाब से जस्टिफाई करता है, इसको इसके हिसाब से, इस योग के हिसाब से जस्टिफाई करता है। और ये योग तो इसका कुछ भी डाल सकता है, वो कुछ भी योग डाल सकता है। क्या डाल सकता है? जैसे 13 की कोई भी मल्टीपल डाल देगा, 13 का मल्टीपल 13 ही डाल देगा, 26 डाल देगा, 39। तो कभी सवाल इसके हिसाब से नहीं बनेगा, सवाल बनेगा हमारे फैक्टर के हिसाब से। फैक्टर क्या है? 3 और 4 हो सकते हैं, 1 और 12 हो सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो मेरे भाई मैंने 3 और 4 लिया, तो हमारा एक संख्या क्या है? 8 है। तो अगर 4 की वैल्यू 8 है तो 3 की वैल्यू 6 होगी, यानी कि वो दो संख्या होगी 8 और 6, जो सही संख्या है, जो इसको भी फॉलो करेगी, इसको भी फॉलो करेगी। अच्छा, अगर मान लो एक संख्या 8 है तो दूसरी होगी 96। तो यही पॉसिबिलिटीज है, यही सही जवाब है। ठीक है मेरे दोस्त, तो यही सही जवाब है। अगले सवाल पे चलते हैं। इस सवाल का आंसर बताइए मेरे दोस्त, क्या होगा? 210 मीटर लंबी ट्रेन जो 97 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, कितने सेकंड में पीछे से आकर उसी दिशा में चल रही 240 मीटर लंबी ट्रेन को, जिसकी गति 79 किलोमीटर प्रति घंटा है, पूरी तरह से पार करेगी? पूरी तरह से पार करेगी। बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो आप कहेंगे सर 210 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 97 की गति से चल रही है, कितने सेकंड में पीछे से आकर उसी दिशा में 240 मीटर लंबी ट्रेन को इतनी गति से जो जा रही है पार करेगी? तो पार करेगी कितने समय में? समय होता है दूरी बटे चाल। देखो भाई, जिसको टाइम स्पीड डिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं आता है, जिसको टाइम स्पीड डिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं आता है, जिसको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं आता है, तो मैं आपको यहां पे कुछ बता दूं, है ना, शायद आपको काम आ जाए। अगर इस क्लास में आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे लगता है 24,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं हमारे, 24,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। अगर हो गए होंगे, अरे वाह भाई वाह, मजा आ गया, 24,000 परिवार पूरा हो गया आज। बस अब 25 की मेरी जो मैंने सोचा था 25,000 हो जाएंगे, और ये मैंने 1 महीने पहले सोचा था, 1-1.5 महीने पहले, तब से 25 नहीं हो पाए हम लोग। बहुत कम तरीके से मतलब हम बढ़ रहे हैं। देखो मैं आपको क्या बता रहा हूं, जो भी टाइम स्पीड डिस्टेंस में जिसको दिक्कत है, आज रात वाली क्लास में आ जाना, क्योंकि आज रात से मैं शुरू कर रहा हूं समय, चाल और दूरी। सिंप्लीफिकेशन से भी सरल बनाऊंगा इसको मैं, सिंप्लीफिकेशन से भी आसान, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। आज रात 9 बजे वाली क्लास में जरूर आ जाना। अब देखिए यहां पे सवाल करते हैं, दूरी क्या है भाई? दूरी क्या है? दूरी जुड़ जाती है, चाहे किसी भी दिशा में हो, हम लोग दूरी जोड़ देंगे। तो 210 प्लस में 240 हमने ऐड कर दिया भाई। और चाल क्या होगी? अगर सेम दिशा में है तो घट जाएगी, 97, 79 घट गई। समय 5/18। अच्छा, मिनट सेकंड का तो गेम नहीं है ना, मिनट सेकंड का कुछ गेम तो लग नहीं रहा है मुझे। ठीक है, ये हो गया 450 और ये 18। 450 को 5 से भाग दोगे 90 आएगा, 90। तो आंसर क्या आएगा? 90 सेकंड। बताओ दोस्तों, 90 सेकंड आंसर है? बिल्कुल, आप कहेंगे बिल्कुल सही जवाब है सर, 90 सेकंड एकदम कड़क जवाब है। एक बार सभी देखकर अपने अपने फोन को चेक करके देख लीजिए, आपने सेशन को लाइक किया है क्या? एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे डेली रेगुलर बेसिस पे क्लास होती है, हमेशा 25 क्वेश्चन की ये सीरीज मैं आपके लिए चलाता हूं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस सवाल को। एक व्यक्ति अपनी संपत्ति इस प्रकार विभाजित करता है कि उसकी पत्नी का हिस्सा उसकी बेटी के हिस्से के साथ और बेटी का हिस्सा उसके बेटे के हिस्से के साथ 1:4 है। क्या है?
1:4 है, 1:4 है। यदि पत्नी को बेटे से 5,000 रुपए कम मिलते हैं तो पूरी संपत्ति क्या है। सवाल में कुछ ऐसे है, और इसी तरह का सवाल इस बार कांस्टेबल में भी देखा था। देखिए, पत्नी का हिस्सा उसकी बेटी के हिस्से के साथ और बेटी का हिस्सा बेटे के साथ, मतलब पत्नी वाइफ, बेटी डॉटर और डॉटर का सन के साथ में क्या रेशो है, वही 1:4 का। अगर मान लीजिए यहां पे पत्नी को 1 मिला तो इसे 4, अगर इसे 1 मिला तो इसे 4, तो हम लोग करते हैं इसे 1 तो इसे 4, इसे 4 तो इसका 4 गुना यानी कि 16। 1:4 का बना, 1:4 का बना। इन दोनों में अंतर है 15, और इस सवाल के हिसाब से 5,000। पूरी संपत्ति क्या, 16, 4, 20 और 1 21। 21 का मतलब क्या बताइए। 3 बजे 15, 3 7 21, 5 का मतलब 5,000, 7 का मतलब 7,000, 7,000 रुपया होगा। कितना होगा, 7,000 होगा। जवाब होना चाहिए 7,000। ऑप्शन ए होगा। राधा सविता 1, नीतू कुमारी, अमन यादव, बेहतरीन। 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत है 63। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। सिक्सटी 67, ठीक है। देखिए, अगर 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 63 है, कितना है, 63 है, तो ये सवाल हमसे जानना चाहता है कि बता दीजिए मेरे भाई सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो ये कितनी संख्या है, 5। 5 से 1 कम जोड़ दो भाई, इसमें 5 से 1 कम जोड़ दोगे यानी कि 67। अगर सबसे बड़ी पूछ रहा है तो इतनी होगी, अगर छोटी पूछता तो इसमें से 4 घटा देते, 59 होती। क्या होती, 59। 8,000 की राशि 8,000 की राशि पर 18 महीने में चक्रवृद्धि ब्याज 1261 है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो ब्याज की दर बताओ क्या होगी। ब्याज की दर बताओ मेरे भाई क्या होगी। कोई पैसा 18 महीने में इतना हो जाता है, कितने महीने में, आप कहोगे 18 महीने में कोई राशि कितनी हो जाती है, आप कहोगे 8,000 से सीधी सीधी हो जाती है 9261। कितनी हो जाती है, 9261 हो जाती है। अब इसको 18 महीने का समय लगा। अगर मैं आपसे कहूं 18 महीने का समय इसको लग गया है इतने से इतना होने में, यानी कि हर बार हम कितनी बार जाएंगे बताइए। 18 महीने तक मुझे जाना है, और 18 महीने तक जाना है मुझे, हर बार 6 महीने में जाना है, 6 महीने में, 6 महीने, 6 महीने। तो ये मैं कहूंगा कि हम लोग 3 बार जाएंगे, 3 बार। तो ये भी कह सकता हूं कि 3 बार में पैसा इतना, तो 1 बार में पैसा कितना, 1 बार में पैसा कितना, इसका घनमूल 12, इसका घनमूल 21, तो 20 से 21 हो जाता है भाई साहब हर 6 महीने में, हर 6 महीने में। तो मेरे भाई ये रेट कितनी होगी, आप कहेंगे सर 5 गुना कर देते हैं, तो ये 100 से 105 यानी कि 5% रेट हो गई। 5% रेट कितने समय के लिए हो गई, 6 महीने। तो पूरे साल के लिए कितनी रेट हो जाएगी, आप कहोगे सर 10%। तो हमारे सवाल का आंसर 10% होगा। 10% इज द राइट आंसर। 5% रेट होगी केवल 6 महीने की, और 10% रेट होगी पूरे साल की। बिल्कुल सही जवाब, कोई दिक्कत नहीं है सर। एक समकोण त्रिभुज का आधार 60% बढ़ा दिया जाता है। समान क्षेत्रफल बनाए रखने के लिए इसकी ऊंचाई को कितना कम करने पड़ेगा। देखो, किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 बेस गुना हाइट। क्या होता है क्षेत्रफल,
आप कहेंगे 1/2 बेस गुना में हाइट, आधार गुना में ऊंचाई। तो यहां पे आप क्या देख पा रहे हैं, ठीक है, मान लो पहले क्षेत्रफल 100 था, क्या था क्षेत्रफल 100। अब क्या हुआ, आप अभी भी क्षेत्रफल को 100 ही चाहते हो कि क्षेत्रफल उतना ही रहे, लेकिन आपने इसके आधार को 60 बढ़ा दिया। 60 बढ़ा दिया तो कितना हो गया, 160। तो आधार बढ़ाया तो ऊंचाई को कितना कम करे, ऊंचाई को करे 60 कम बटे में 160 गुना में 100। तो कितने परसेंट हमें इसकी ऊंचाई कम करनी चाहिए? आप कहेंगे सर हमें इसकी ऊंचाई को 20 से 60, 20 अट्ठे 160, 1/8 का वैल्यू 12.5, 3/8 का मतलब 12.5 का 3 गुना 37.37% आ जाएगा। 37.37% आंसर है। 37.37% क्या करना होगा मेरे भाई, कम करना होगा। आगे आ जाइए। 51 और 78 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक बता दीजिए। आखिरी 5 मिनट और सवाल हमारा आखिरी 2 बचे हुए हैं, मतलब वही 1 घंटे टारगेट रहता है हमारा 25 सवालों का, तो 25 हो जाएंगे, 25 क्या 26 हो जाएंगे। एक सवाल होमवर्क दे दूंगा। 51 और 78 के बीच अभाज्य संख्या कौन होगी भाई? आप कहोगे सर 53, 54 नहीं होगी, 55 नहीं होगी, 56 नहीं होगी, 57 नहीं होगी, 58 नहीं होगी, 59 होगी, 59। तो गुणा करते चले ना, 61, 62 नहीं, 63 नहीं, 64 नहीं, 65 नहीं, 66 नहीं, 67, 68 नहीं, 69 नहीं, 70 नहीं, 71, 73। ठीक है, और बस 78। देखिए भाई साहब इसका क्या होगा इकाई अंक। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, 3 27, 7, 7 एकम 7, 7 7 49, 9, 9 एकम 9 और 9 3 27। 7 आ रहा है क्या? 7 आ रहा है, किसी का कुछ आ रहा है, किसी का कुछ आ रहा है। देखिए 7 आ रहा है तो ठीक होगा मेरे हिसाब से। अगला सवाल देखिए, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 48 है। मतलब दो संख्या के में से और ले से का गुणनफल कितना है, 48 है। संख्याओं के बीच का अंतर है 13। संख्याओं के बीच का अंतर है 13। देखो यार, दो संख्याओं का गुणनफल भी तो इतना ही होता है। आप कहोगे बिल्कुल होता है। यानी कि हमारे हिसाब से कहानी क्या है, हमारे हिसाब से कहानी ये है मेरे भाई, अगर तुम्हें ये दिया है 13 तो हमें ऐसे कोई दो नंबर ढूंढने हैं जिनकी गुणा तो 48 होती हो और अंतर 13। आप कहोगे बिल्कुल ऐसे दो नंबर होंगे, 16 और 3। 16 और 3, खत्म। चलिए अब मैं आपको यहां पे ये सवाल दे दूं क्या, पर मेरा मन नहीं कर रहा यार इसको देने का। एक दुकानदार किसी वस्तु की कीमत लागत मूल्य से 35% अधिक चिन्हित करता है और चिन्हित मूल्य पर 20% की छूट देता है, उसका लाभ बताना है। तो इसका मतलब तो सक्सेसिव हो गया। सक्सेसिव, पहले कोई चीज बढ़ा दी, फिर उसे घटा दिया और प्लस माइनस माइनस, यानी कि 35 गुना में 20 बटे में 100। तो आप क्या कहेंगे सर? आप कहेंगे सर जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट हो जाएगा 15 और 15 में से 7 गया 8, 8% प्रॉफिट। 8% क्या हो जाएगा? क्लियर है? आप कहेंगे बिल्कुल क्लियर है। चलिए मैं आपके लिए ना ये सवाल होमवर्क रखता हूं, आपके लिए ये क्वेश्चन होमवर्क है। और ये सेशन आपको कैसा लगता है आप जरूर आज कमेंट करके बताएंगे। पिछली क्लास में जितने बच्चे ने कमेंट किया था उनके कमेंट में आपको दिखा देता हूं एक बार, मतलब जिसने आंसर किया था, तो काफी बच्चों ने आंसर किया था। आप भी डेली सेशन को देखते हैं। 61 बच्चों ने कमेंट किया, क्या बात है। कह रहे हैं कि इनका नाम क्या है, नाम तो यार भारतीय पंकज, ओके।
43 हिला दिया आज आपके सवालों ने दिमाग। सर जी ऐसे पर्सन यूट्यूब छोड़िए, बड़े चैनल वाले अपने पेड कोर्सेज में नहीं कराते। रोज 25 में से स्कोर 22 या 23 आता है, आज 18 या 19 पर ही निपट गए। बहुत ही उम्दा क्लास, मैं गारंटी ले सकता हूं। कोई नहीं कराता ये चीजें। किसी की भाई बहन को कोर्स लेना है तो मोहित सर पर भरोसा करें। यकीन माने आप सुरक्षित हाथों में होंगे। और ये बात मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं। मोहित सर से पढ़कर यूपीएससी 2021 मैंने पास किया, फाइनल नहीं हो पाया उसमें, लेकिन मैथ उसमें भी बहुत जबरदस्त गया था और वो सिर्फ मोहित सर की वजह से गया था। बहुत धन्यवाद गुरुदेव। मथुरा से बहुत सारा प्यार आपके एवं आपके परिवार के लिए। किसी दिन छोटे बच्चे से मिलवा दो क्लास। चलिए बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। देखिए ऐसे मतलब 2021 के बच्चे जो जानते हैं तो वो तो नो डाउट, मैं कहूंगा भी नहीं तो भी वो क्लास में ही होंगे। आप डेली क्लास में रहिए। ये आपको मतलब एक मैंने कहा अगर आप ये 25 क्वेश्चन वाली सीरीज को अपने एग्जाम तक लेते हैं, डेली लेते हैं, कहीं भी हो कैसे भी हो, आपने रिकॉर्डेड देखी कैसे भी देखी, बाद में देखी या लाइव देखी, लेकिन जरूर आप देखोगे आपके एग्जाम में इसका सबसे बड़ा फायदा मिलेगा। आशीष कुमार क्रेजी शॉर्ट वीडियोस, पवन शर्मा, राहुल कुशवाहा, ऋषभ शर्मा, पर्ल क्वीन, धनेश प्रजापति। सर मैं पहले यूपीएससी में फाइनल लिस्ट से बाहर निकला था क्योंकि मेरे मैथ में कुल 23 क्वेश्चन सही थे, लेकिन आपसे पढ़ने के बाद लगता है कि मेरा मैथ इस बार अच्छा जाएगा, मतलब बढ़िया, बिल्कुल जाएगा मेरे भाई, बिल्कुल जाएगा। यहाँ पे अर्पित वर्मा, बहुत बढ़िया बढ़िया कमेंट आया, मतलब बहुत जबरदस्त कमेंट, लेकिन जो सबसे बेहतर कमेंट लगा मैंने उसको सबसे ऊपर रखा। रवि चौधरी, पंडित कृष्णा, ज्योति, अमन एजुकेशन, राधा श्रीवास्तव, के एम रवि, प्रखर सिंह, कृष्णा, शिबू, हरदेश कुमार, कपिल कुमार, मुन्ना कुमार, राहुल कुमार, विपिन, ममता, अभिषेक, सक्षम सिंह, संतराम, अभिषेक कुमार, आई एम स्टूडेंट 8459, बिल्कुल सही, क्या बात है। राहुल कुमार, पवन कुशवाहा, सीयूष चौधरी, इंडिया, यदुवंशी, सौरभ वर्मा, सेंथिल, संदीप, अमित, विनय, रवि, अखंड प्रताप, विपुल क्लासेस फरुखाबाद, दीपक, दीक्षा कुशवाहा, गणेश यादव, अजय। चलिए आज 61 कमेंट है। आज मैं टारगेट रखता हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे और टारगेट रखते हैं कि 100 के आसपास कमेंट आज देखने को मिलेंगे इस सवाल के ऊपर। और क्लास के बारे में जो बता सकते हैं बिल्कुल बताइए और किसी और को भी रिकमेंड करिए। और मैं कहूंगा द्रोणाचार्य बैच से पढ़ाई शुरू करिए। अगर आप भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल या यूपीएससी जैसे एग्जाम्स का सपना देखते हैं तो नवंबर में एग्जाम होंगे, तो फिर आपका यहाँ पे द्रोणाचार्य बैच सबसे बेहतर है। और इसके लिए कुछ नहीं करना, आपको बस एक कोड यूज करना है और वो कोड है क्या मेरे भाई, MSG 20, यानी कि मोहित सर गुरुकुल 20। तो आपको यही बैच मात्र 750 में मिल जाएगा, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। सभी टीचर्स के फाउंडेशन बैच, मेरा अर्थमेटिक एडवांस, सब कुछ इसमें मिलेगा क्विज के साथ। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए रखिए अपना ध्यान। और अगर आप रात वाली क्लास में टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ना चाहते हैं तो ठीक 9 बजे आ जाइएगा। और अभी रीजनिंग वाले सर की क्लास होगी और उसके बाद में फिर हिंदी वाले सर की क्लास होगी, तो फटाफट उन क्लासेस में पहुंच जाइएगा। थैंक यू, जय हिंद और जय भारत। हाँ बिल्कुल, मैं पहले वहीं पढ़ाता था संदीप।